फिल्म की शुरुआत होती है और हम एनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो किसी चीज से बचकर भाग रही थी, लेकिन हमें वो चीज उसके पीछे नहीं दिखाई जाती। वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। अब वो एक कार लेती है और यहाँ से दूर निकल जाती है। बार बार वो मुड़ मुड़ कर पीछे देख रही थी, जैसे ये देखने की कोशिश कर रही हो कि वो चीज अभी भी उसके पीछे है या नहीं। शाम ढलकर रात हो जाती है और घबराई हुई एनी अब बीच पर आकर बैठ जाती है। इस टाइम एनी रो रही थी और उसके बिहेवियर से साफ पता चल रहा था कि वो डरी हुई है। वो अपने मॉम डैड को कॉल करती है और उन्हें बताती है, मॉम डैड, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। कभी मैंने आपको कोई दुख दिया हो तो मुझे माफ कर देना। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया था। जिसके बाद अगले सीन में हमें उसकी डेड बॉडी दिखाई गई। इसी बीच पर उसने सुसाइड नहीं किया था। उसकी डेड बॉडी को देखकर साफ पता चल रहा था कि किसी ने उसका मर्डर किया है। जिसके बाद सीन कट होकर हमें जे और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। ये लोग आज काफी एक्साइटेड थे क्योंकि फाइनली जे ने अब शादी करने का फैसला कर लिया था और इसीलिए वो एक लड़के से मिलने के लिए जा रही थी। ये पहली बार था जब वो दोनों मिल रहे थे। जे एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो लड़का उससे अच्छी अच्छी बातें करेगा, लेकिन वो लड़का काफी अजीब था। वो बार बार जे से यही सवाल करता रहता है, क्या पीछे तुम्हें कोई लड़की खड़ी हुई दिखाई दे रही है जो मुझे घूर रही हो? जे ने उसके कहने पर कई बार पीछे मुड़कर देखा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, जिससे जे को लगा कि जरूर इस लड़के की दिमागी हालत ठीक नहीं है। खैर, वो लड़का जे को अचानक से मूवी थिएटर से लेकर यहाँ से निकल जाता है। जे उसे कई मर्तबा सवाल भी करती है, क्या तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है? तुम किसी से बच रहे हो क्या? लेकिन ये लड़का उसे कोई जवाब नहीं देता। इस सब के बावजूद जे उस लड़के के कहने पर उससे दोबारा भी मिलती है। इस मर्तबा ये दोनों बीच पर जाते हैं। वो लड़का जे से काफी बातें करता है और उसके बाद जे को बहला फुसलाकर कार में उसके करीब भी आ जाता है। और फिर सीन यहीं से कट होकर हमें अगले सीन में जे को किडनैप हुआ दिखाया जाता है। एक सुनसान बिल्डिंग में उसे बांध कर रखा गया था। उसे जब होश आया तो ये देखकर वो परेशान हो गई कि उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था। जे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उससे पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, मुझसे ले लेना, लेकिन प्लीज इस टाइम के लिए मुझे छोड़ दो। पर वो लड़का कहता है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें किडनैप किया तुम्हें वार्न करने के लिए। अगर मैं तुम्हें सारी सिचुएशन उस टाइम बता देता तो तुम मेरी बात पर यकीन न करती। जे पूछती है, ऐसी भी क्या बात है जिसे बताने के लिए तुम्हें मुझे किडनैप करना पड़ा? तो वो लड़का बताता है कि कई दिनों से मुझे एक एंटिटी नजर आ रही है, लगभग तब से जब से मैं एक अनजान लड़की के करीब आया था। यह एंटिटी हर वक्त मेरा पीछा करती रहती है, मुझे डराती है, मुझे मारने की कोशिश करती है। फिर मुझे पता चला असल में यह एंटिटी एक कर्ज था, एक श्राप जो मुझे उस लड़की के करीब आने पर मिला, और अब मैंने वही श्राप तुम्हारे ऊपर डाल दिया है। तुम्हारे करीब आकर अब यह एंटिटी मेरे बजाय तुम्हें दिखा करेगी, तुम्हें मारने की कोशिश करेगी, और अगर वो तुम्हें मारने में कामयाब हो गई तो वो दोबारा मेरे पीछे पड़ जाएगी। ध्यान रखना, कोशिश करना कि तुम मर ना पाओ, और हाँ, ऐसी किसी जगह पर मत जाना जहाँ के 2 एग्जिट हो, जहाँ से निकलने के 2 रास्ते हो। वहाँ पर वो एंटिटी बहुत जल्दी आ जाती है और अपने वार में अक्सर कामयाब भी हो जाती है। और अगर तुम उस एंटिटी से तंग आ जाओ और उससे पीछा छुड़वाना चाहो तो मेरी तरह ही तुम ये श्राप किसी दूसरे पर डाल सकते हो। पहले तो जे को उसकी बातें अजीब मजाक लग रही थी, लेकिन फिर सच में जे को उस बिल्डिंग पर वो एंटिटी नजर आने लगी थी। किसी भयानक इंसान के रूप में वो अब बहुत ज्यादा डर जाती है, और अब वो लड़का उसे उसके घर के बाहर फेंक आता है। उसके काफी टाइम घर न आने की वजह से पहले ही उसके दोस्तों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी, और अब जिस हाल में वो आई थी ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। पुलिस अब उसे इन्वेस्टिगेशन करती है और जे उन्हें बताती है उस लड़के के बारे में जिसने उसे किडनैप किया था। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन जे के बताए नाम वाला कोई लड़का उन्हें नहीं मिला। फिर ये लोग सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए किसी तरह उस लड़के की शक्ल देख लेते हैं और फिर इन्हें पता चलता है कि उस लड़के का वो नाम था ही नहीं जो जे पुलिस को बता रही थी। असल में वो एक प्लान के साथ अपना नाम बदलकर जे से मिला था, और ऐसा शायद उसने इसीलिए किया था ताकि जे दोबारा उससे कभी कांटेक्ट न कर पाए। खैर, इस वाक्य को काफी दिन गुजर जाते हैं। इस दौरान जे अपने दोस्तों के साथ रहती है तो उसे वो एंटिटी नहीं नजर आती। जे अपनी रूटीन की लाइफ दोबारा स्टार्ट कर देती है, और जब वो कॉलेज में होती है और सबका ध्यान अपने लेक्चर पर होता है तभी उसे कॉलेज की विंडो के बाहर से एक बूढ़ी औरत अपनी तरफ आती दिखाई देती है। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो समझ गई कि यह वही एंटिटी है जो उस कर्ज की वजह से उसे नजर आ रही है। वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी, पैनिक हो गई थी। फौरन वो अपने फ्रेंड्स के पास आकर उन्हें ये सारी बात बताती है। अब जे की दोस्त को तो कहीं ना कहीं उस पर भरोसा हो रहा था, लेकिन पॉल को नहीं। पर क्योंकि जे बहुत ज्यादा डरी हुई थी इसीलिए ये लोग कोई रिस्क भी नहीं ले सकते थे। पॉल फैसला करता है कि वो आज रात जे के घर पर ही रुक जाएगा। काफी टाइम तक तो सब कुछ ठीक रहता है और अचानक रात में उनके घर में अजीब घर घर की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे उनके घर पर कोई हो। पॉल वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है तो जे उसी टाइम लाउंज में ही बैठी रहती है, जब उसे दूर से आती भीगी हुई एक लड़की दिखाई देती है। वो समझ गई है वही एंटिटी है जो बार बार अपना रूप बदलकर उसे दिख रही थी। इस मर्तबा वो एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में आई थी, पर चलने का अंदाज उसका अभी भी भयानक था। जे डरने लगी, चिल्लाने लगी, उससे बचकर वहाँ से भागने लगी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे। जैसे तैसे कर गिरती पड़ती, चीजें गिराती वो ऊपर पहुंच जाती है, और उसकी आवाजें सुनकर पॉल और उसकी बहन भी उसके कमरे तक आते हैं। वो कमरे में जाकर एक दीवार के साथ लग जाते हैं। अभी भी वो जोर से चिल्ला रही थी।
यहाँ पर पॉल और उसकी बहन किसी को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जे को वो एंटिटी अभी भी नजर आ रही थी जिसने दोबारा से अपना रूप बदल लिया था, और वो उन दोनों के पीछे एक बहुत लंबे आदमी की शक्ल में अब इनके पीछे आ चुकी थी। वो अभी भी जे के करीब ही आ रही थी, इसीलिए जे उससे बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी रूम की खिड़की से जंप करके साइकिल लेकर यहाँ से निकल जाती है उस एंटिटी से अपनी जान बचाने के लिए। अब जे डरती हुई एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और अपनी सोचों में गुम हो जाती है। आज उसे रियलाइज हो रहा था कि उस लड़के ने उस दिन जो कुछ भी कहा था वो सब सच था। वो डरी सहमी अभी यहाँ पर बैठी ही हुई थी कि अचानक उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। डरकर उसने पीछे देखा तो यह उसके दोस्त और उसकी बहन थी। वो उसे यहाँ पर देखने के लिए आए थे। जे जल्दी से उनके करीब चली जाती है और उन्हें सारी बात बताने की कोशिश करती है। पहले पॉल को और उसके दोस्तों को उसकी जिन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, अब उसकी हालत देखकर वो उस पर यकीन करने पर मजबूर हो गए थे। अभी वो ये सब बातें कर रही थी कि अचानक वो दोबारा से डरने लगी। एकदम से वो स्टैचू बन गई, क्योंकि सामने से अब उसे कोई और आता दिखाई दे रहा था। उसे लगा कि यह अब एक लड़के की शक्ल में वही एंटिटी है, लेकिन अब वो लड़का सबको नजर आ रहा था। इसका मतलब यह वो एंटिटी नहीं थी, असल में ये जे का नेबर था। वो जे का क्लास फेलो भी था और क्लास में और घर में वो काफी टाइम से जे को इसी तरह पैनिक और डरा सहमा नोटिस कर रहा था। वो इन लोगों से इनकी प्रॉब्लम पूछता है और कहता है, क्या मैं आप लोगों की कोई मदद कर सकता हूँ? जे और उसके दोस्त इस लड़के को सब कुछ बता देते हैं। तो वो लड़का इन्हें कहता है, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमें उसी लड़के के घर जाना होगा जिस लड़के की वजह से यह प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। उसकी बात मानते हुए ये लोग उस लड़के के घर तो चले जाते हैं, पर पता चलता है कि वो लड़का तो कब से ये घर खाली कर जा चुका है। ये लोग अब उसके घर की तलाशी लेते हैं, जहाँ पर उन्हें उस लड़के की बस एक तस्वीर मिलती है जिससे उन्हें उसके स्कूल का पता चल जाता है। अब ये लोग उसके स्कूल जाते हैं और उस लड़के की इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं और फिर उस तक पहुँच भी जाते हैं। ये लोग असल में उस एंटिटी और कस के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। वो लड़का अब इनके साथ बैठता है, कोऑपरेट करता है और इन्हें बताता है कि यह सब उसके साथ तब शुरू हुआ था जब वो एक लड़की से मिला था। वो काफी टाइम तक इस एंटिटी के डर में रहा, जिसकी वजह से उसके दिन रात का सुकून चला गया, उसकी लाइफ खराब हो गई, उसकी जॉब चली गई। पहले तो उसने भी यही फैसला किया था कि वो अपनी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये कर्ज किसी दूसरे पर नहीं डालेगा। लेकिन फिर एक दिन वो इतना मजबूर हो गया कि उसे वो सब करना पड़ा। फिर ही वो प्लान बनाते हुए जे से मिला था। अब वो इन लोगों को बताता है कि अगर जे भी इस सारी चीज से छुटकारा पाना चाहती है तो उसे भी किसी के करीब जाना होगा। अब इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए। ये लोग अब चुपचाप अपने घर वापस आ जाते हैं। जे का मूड ठीक करने के लिए ये लोग उसे एक बीच पर ले आते हैं और साथ में यहाँ बैठकर यह फैसला करते हैं कि वो पुलिस या किसी शेमन को इन्वॉल्व करके इस सब का सोल्यूशन ढूंढेंगे। वो सब लोग अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक वहाँ पर जे को दोबारा से वो एंटिटी नजर आने लगती है जो इस वक्त एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में थी। इससे पहले कि जे यहाँ पर कुछ कर पाती, वो लड़की उसे बालों से पकड़ लेती है। उसके ऊपर की तरफ खींचे हुए बाल जे के सारे दोस्त भी नोटिस कर पाते हैं। पॉल फील करता है कि अगर उस लड़की का या उस एंटिटी का हाथ इतना ऊपर है तो वो वहीं करीब ही खड़ी होगी। हालांकि वो पॉल को नजर भी नहीं आ रही थी, पर पॉल ने अंदाजे से जे को बचाने के लिए यहाँ पर एक चेयर उठाकर उस एंटिटी के ऊपर वार किया, जिससे उस एंटिटी को इतना गुस्सा आया कि उसने पॉल को उठाकर वहीं दूर पानी में फेंक दिया। ये सब लोग अब घबरा चुके थे। पॉल को फेंकने की वजह से उसने कुछ देर के लिए जे को भी छोड़ दिया था। अब ये सब अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागते हुए एक रूम के अंदर चले जाते हैं और अपने आप को लॉक कर लेते हैं। लेकिन कोई इस रूम का दरवाजा तोड़ने लगता है। नीचे देखने को मिला यह उनका नेबर था जो इन्हें कह रहा था बाहर तो कोई भी नहीं। इससे पहले कि यह लोग बाहर आ जाते, वहीं लड़का एक छोटे बच्चे का रूप ले लेता है, जिससे पता चलता है कि वो भी एक एंटिटी ही था, और तेजी से वो बच्चा इनके ऊपर हमला करने के लिए आता है। उस बच्चे से बचने के लिए ये लोग उस कमरे का दरवाजा खोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। जे जो सबसे ज्यादा डरी हुई थी, गाड़ी में बैठकर फौरन गाड़ी चलाना शुरू कर देती है और पीछे से वो लोग तेजी से भागते हैं और जे को रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि पीछे से हमें दिखाया जाता है कि वो एंटिटी आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अभी भी उन सब के पीछे ही आ रही थी। यहाँ हमें मालूम होता है कि इस एंटिटी की एक कमजोरी है, वो तेज नहीं चल सकती, इसीलिए वो हमेशा अपने शिकार के पास देर से पहुँचती है। इधर जे के दोस्त भी जे को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जे की दिमागी हालत ऐसी थी कि वो किसी को सुन नहीं पा रही थी। इसी सब की वजह से उसका ध्यान ड्राइविंग से भी हट जाता है। उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकराने ही वाली होती है, पर वो उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को मोड़ देती है और उसकी गाड़ी का फील्ड्स में क्रैश होकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद हमें जे को हॉस्पिटल में एडमिट दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में जे अभी भी बहुत ज्यादा परेशान थी। उसका नेबर जे की यह हालत देख नहीं पाता और वो जे से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम अपना ये सारा कर्ज मुझे दे दो। जे जो सब चीजों से तंग आ चुकी थी, पहले वो हाँ कर देती है, और जब वो अपना कर्ज उस लड़के को दे देती है उसके करीब आकर, तब जे को रिग्रेट होने लगता है। उसे बुरा लगता है कि उसने अपनी वजह से किसी दूसरे की जान को मुश्किल में डाल दिया, पर वो लड़का उसे यकीन दिलवाता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। 1-2 दिन गुजर जाते हैं और जे अब उस लड़के से पूछती है, क्या तुम्हें वो एंटिटी नजर आ रही है? तब वो लड़का कहता है, नहीं, मुझे अभी तक वो एंटिटी नहीं नजर आई। खैर, जे का ट्रीटमेंट भी पूरा हो जाता है और वो अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन वो विंडो में बैठी हुई अपने नेबर के घर को देख ही रही थी और उन सारी चीजों के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसे घर के बाहर कोई अजीब सा इंसान चलता हुआ दिखाई दिया। उसने देखा कि यह उसका नेबर ही था, लेकिन उसकी चाल चलन बहुत ज्यादा अजीब थी।
वो फौरन समझ गई जरूर वही एंटिटी है जो किसी वजह से उससे भी नजर आ रही है। वो एंटिटी अब दरवाजे पर नॉक करना शुरू कर देती है और जे उसे रोकने की कोशिश करती है। जे अपने नेबर को कॉल कर बताना चाहती थी कि तुम उस एंटिटी के लिए दरवाजा मत खोलना, लेकिन इतने में वो एंटिटी उसके घर की विंडो तोड़ते हुए घर के अंदर चली गई और यहाँ जे का उस लड़के ने फोन भी नहीं उठाया। तो जे अब उस लड़के को बचाने के लिए फौरन उसके घर के पास गई। उसने दरवाजा नॉक किया लेकिन अभी भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो वो भी उसी एंटिटी के तोड़े हुए विंडो से अंदर चली गई। उसने अपने नेबर के रूम के करीब जाकर देखा कि वो एंटिटी अब उसकी मॉम का रूप ले चुकी थी। जे ने उसे कहा, खबरदार जो तुमने अंदर जाने की कोशिश की। पर ये एंटिटी उसकी कहाँ सुनने वाली थी, वो तो लगातार उस लड़के के कमरे का दरवाजा नॉक कर रही थी। इधर जे अब जोर जोर से चिल्ला भी रही थी, अपने नेबर को बताने की कोशिश भी कर रही थी कि दरवाजा मत खोलना। पर वो लड़का दरवाजा खोल देता है और एकदम से वो एंटिटी उसके ऊपर हमला कर उसे मार देती है। और जे ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर बुरी तरह टूट जाती है। उसके नेबर की मौत उसकी वजह से हुई थी। उस लड़के ने तो अच्छाई में जे की जान बचाने की कोशिश की और बदले में उसे क्या मिला, मौत। जे इस सदमे से टूट गई थी। वो गाड़ी चलाकर अपने घर से दूर चली जाती है। अब उसे डर यह भी लग रहा था कि उसका नेबर तो मर चुका है, तो एंटिटी जरूर दोबारा उसके पीछे पड़ जाएगी। इसी डर में वो पूरी रात अपने घर के बाहर सड़क पर ही सोती है और सुबह होते ही अपनी गाड़ी को बीच पर ले जाती है। वहाँ बीच पर उसे एंजॉय करते हुए 3 लड़के नजर आते हैं। एक मर्तबा को उसे ख्याल आता है कि क्यों ना वो अपना कर्ज इन लड़कों को दे दे, लेकिन फिर उसे समझ आ जाती है कि ऐसा करना जुर्म है। वो अब अपने घर वापस आ गई थी। उसने अपना कमरा लॉक कर लिया था और अब वो कमरा किसी के बुलाने पर भी नहीं खोल रही थी। पॉल जो उसका दोस्त था, जबरदस्ती उससे रूम खुलवाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। जे उसे सब बता देती है कि किस तरह उस लड़के की भी मौत उसकी वजह से हुई है और अब वो इस जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती है। पर पॉल जो उसका बचपन का दोस्त था, उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो भी टूट जाता है और इमोशनल होकर उससे कहता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं तुम्हारा कर्ज अपने ऊपर ले लूंगा। पर जे ऐसा होने देना नहीं चाहती थी। वो पॉल की जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी। इसीलिए अब जे पॉल से कहती है, हम उस एंटिटी को मारेंगे, उसे उसकी दुनिया में पहुंचा देंगे ताकि आइंदा के बाद कोई उस एंटिटी का शिकार ना हो। वो एक प्लान बनाती है और फिर अपने दोस्तों और अपनी बहन के साथ स्कूल में चली जाती है। वहाँ पर स्विमिंग कोर्ट के अंदर इन्होंने उस एंटिटी को पकड़ने का प्लान बनाया हुआ था। पॉल जल्दी से स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द बहुत सारी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस लगा देता है ताकि यह लोग उस एंटिटी को कट देकर मार सके। और अब उसे अट्रैक्ट करने के लिए जे पूल के अंदर जंप कर देती है और कुछ ही देर में वो एंटिटी एक आदमी की शक्ल में यहाँ आ भी जाती है। अब क्योंकि वो एक एंटिटी थी तो इनकी बातें सुनना, समझना और इनका दिमाग पढ़ लेना तो उसके लिए एक आम सी बात थी। वो उनका प्लान समझ जाती है और अब उन्हीं की डिवाइसेस पहले उठाकर पानी में फेंकने लगती है। पॉल जब उसे ऐसा करता देखता है तो उस पर गोलियां चलाता है, पर क्योंकि वो एंटिटी दिख नहीं रही थी पॉल को, तो बार बार उसका निशाना चूक रहा था। पीछे से जे की बहन को अब एक बहुत अच्छा आइडिया आता है और वह एक चादर को उठाते हुए वहाँ हवा में उड़ती हुई एक डिवाइस के पास फेंक देती है। असल में हवा में डिवाइस इसलिए उड़ रही थी क्योंकि वो उस एंटिटी ने पकड़ी हुई थी और उस कपड़े के उस एंटिटी पर डलने की वजह से इन्हें वो एंटिटी नजर आने लगी थी। अब की बार पॉल ने निशाना लगाया तो गोली सच में उस एंटिटी को लग गई और वो एंटिटी पानी में गिर गई। लेकिन पता चला कि वो एंटिटी मरी नहीं थी, बल्कि वो अब जे के पांव को पकड़ने लगी थी। जे जो ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और जे को बचाने के लिए पॉल जे के पीछे शूट करने लगता है। आखिर जे का पांव भी वो एंटिटी छोड़ देती है और जे पानी से बाहर निकल आती है। पूल पूरी तरह लाल हो जाता है और इन्हें लगता है कि फाइनली वो एंटिटी मारी गई। ये लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ दिन के बाद से पॉल जे के पास ही रहता है क्योंकि जे बहुत ज्यादा डर कर रहने लगी है। काफी टाइम हो गया है, पॉल को वो एंटिटी नजर नहीं आई क्योंकि पॉल जे के करीब भी चला गया था ताकि अगर वो एंटिटी ना भी मरी हो तो वो जो भी नुकसान पहुंचाए वो पॉल को ही पहुंचाए। पर अभी तक पॉल ठीक था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम पॉल और जे को वॉक करते हुए देखते हैं और उनके पीछे एक साया भी देखते हैं। जिस साय को दिखाते हुए यहाँ मूवी के एंड में बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं कि क्या वो एंटिटी नहीं मरी थी और क्या अब वो जे और पॉल को नुकसान पहुंचाएगी। इसी सारी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।